सजीव के शरीर को जीवित रखने के लिए जितने भी प्रक्रम उपयोग में लिए जाते हैं उन सभी प्रक्रमों को अनुरक्षण कहते हैं। और अनुरक्षण के लिए जितने भी प्रक्रम काम में लिए जाते हैं उन सभी प्रक्रमों को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी सभी प्रक्रमों को जैव प्रक्रम कहते हैं और जैव प्रक्रम जितने भी है वो सब अनुरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक प्रक्रम जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम, पोषण प्रक्रम, जो एक निश्चित क्रम होता है उन सबको प्रक्रम कहते हैं। अब हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले प्रत्येक प्रक्रम के बारे में एक एक करके विचार करेंगे। अब हम देखते हैं पोषण प्रक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कुछ जीव यानी सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ ग्रहण करते हैं। ये जीव स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। तो स्वयंपोषी जीव क्या करते हैं? CO2 और जल ही ग्रहण करते हैं। फिर जो जैविक क्रियाएं होती है वो एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। जंतु तथा कवक विषमपोषी जीवों में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयंपोषी पर आश्रित रहते हैं अपनी उत्तरजीविता के लिए। अब हम देखेंगे स्वयंपोषियों में पोषण। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयोग में नहीं होता वह मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है तथा यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। तथा जीवों में जो ऊर्जा अतिरिक्त होती है उसको शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, और पौधों में मंड के रूप में संचित किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ 6CO2 + 12H2O = क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें 3 पॉइंट है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। और तथा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दिन में तो रंध्र बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। ऐसा उदाहरण मरुद्भिद पौधों का, जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, जिसका उपयोग क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं, जिसका उपयोग दिन के समय में किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। अब जो पत्ती की अनुप्रस्थ काट है, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हरे रंग के कुछ बिंदु दिखाई देते हैं, जिनको कोशिकांग कहते हैं, और इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, हरित लवक। तो ये पत्ती की अनुप्रस्थ काट है। इस अनुप्रस्थ काट में ये ऊपरी बाह्यत्वचा, निचली बाह्यत्वचा, और ये द्वार कोशिका है, रंध्र है। द्वार कोशिका के चारों तरफ रंध्र होते हैं। ये हरित लवक है। ये कोशिकाओं के अंदर जो हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है हरित लवक है।
और ये वायु कोश होते हैं कोशिकाओं के बीच में। ये मंड परीक्षण का प्रयोग है। इससे सबलित पत्ती को लिया गया है और मंड परीक्षण से पहले ऐसी होती है और मंड परीक्षण के बाद में नीले कलर की हो जाती है। आयोडीन का प्रयोग किया जाता है मंड के परीक्षण में। तो इसके हम देखते हैं प्रोसेस किस तरह से की जाती है। तो सबलित पत्ती वाला पौधा हम ले सकते हैं, मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा ले सकते हैं। और इस तरह से हम पूरी प्रोसेस देख लेंगे कि एक पौधा लेंगे, उसको 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे जिससे कि वो संपूर्ण मंड समाप्त हो जाए। और फिर पौधे को 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। पहले 3 दिन अंधेरे में रखेंगे, फिर 6 घंटे तक रखेंगे। फिर पौधे से पत्ती को तोड़ लेंगे और उसको एक कागज पर ट्रेस कर देंगे। कुछ मिनट के बाद पत्ती को उबलते पानी में डालेंगे। इसके बाद अल्कोहल से भिगो देंगे, यानी अल्कोहल के बीकर में डुबो देंगे। फिर इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर गर्म करते हैं और इतना गर्म करते हैं कि अल्कोहल निकल जाना चाहिए। फिर पत्ती के रंग को देखते हैं और विलयन का रंग भी कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए हम इस पत्ती को आयोडीन के तनुविलयन में डालते हैं तो पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो लेते हैं और पत्ती का रंग बैंगनी हो जाता है। तो ये आयोडीन परीक्षण का था। और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है, जिनको हम रंध्रों द्वारा होता है, स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर डिपेंड होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है और रंध्र छिद्र खुल जाते हैं, और जैसे ही जल इनसे बाहर निकलता है रंध्र फिर से बंद हो जाते हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं पीले कलर की, और द्वार कोशिकाओं में भी हरित लवक होता है और 2 द्वार कोशिकाओं के बीच में रंध्र है, और ये खुला रंध्र और ये बंद रंध्र। फूली कोशिकाएं हैं तो खुला रंध्र हो जाएगा। और ये जो चित्र है ये भी एक पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड के हाइड्रोक्साइड के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना है। तो ये तो क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने का काम करता है। तो ये जो प्रैक्टिकल था ये भी क्या है, आयोडीन परीक्षण का था, मंड की परीक्षण करने वाला था। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम के साथ अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं खनिज पदार्थ के रूप में। जल व खनिज लवण इसी में आते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पेड़ पौधे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में उपयोग करते हैं, और ये नाइट्राइट उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो पौधे नाइट्राइट का ही उपयोग करते हैं, ना कि नाइट्रेट का। अब विषमपोषी पोषण। तो कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं तब उनका अवशोषण करते हैं। इसके एग्जाम्पल है कवक, इसका उदाहरण है जैसे फफूंदी, यीस्ट, मशरूम। बाकी के जो जीव है वो भोज्य पदार्थ को जो कि तो अंतर ग्रहण कर लेते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। और कुछ जीव तथा पौधे ऐसे होते हैं जो पौधे तथा जंतुओं को मारे बिना ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण है अमरवेल, ये पेड़ से प्राप्त करती है, किलनी, जूं, लीच और फीताकृमि। ये बिना मारे ही जीव से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम एक कोश के जीव की बात करते हैं। एक कोश के जीव
जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है और इसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा की सतह से अंगुली जैसे प्रवर्ध निकलते हैं जो भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन के कणों के चारों ओर ये प्रवर्ध घेर लेते हैं और जिससे खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। यह खाद्य रिक्तिका अंदर चली जाती है अमीबा के कोशिका में और वहां जाकर के जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में कर दिया जाता है और फिर और जो पचित भोजन है वो कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह पर आ जाता है और बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। फिर अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोश के जीव होता है। इसके शरीर पर चारों तरफ रोम पाए जाते हैं तथा इसमें भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान होता है और इस अमीबा का भी आकार निश्चित होता है तथा इस भोजन ग्रहण करने का जो निश्चित स्थान है यहाँ तक पहुंचाने के लिए भोजन को पक्षवाहक कार्य करते हैं जो इसके शरीर को पूरी तरह से ढके रहते हैं। तो ये अमीबा है। अमीबा में देखो ये खाद्य कण है, इसकी सतह पर जाता है तो कूटपाद इसको चारों से घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। इसका पाचन हो जाता है फिर इसको वही चेपित कर देते हैं। अब हम मनुष्यों पोषण की बात करेंगे। ये मनुष्य की आहार नाल का चित्र है। मनुष्य की आहार नाल। जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाता है, पानी आ जाता है। इस पानी को ही लार कहते हैं और लार को हम लाला रस भी कहते हैं। भोजन को हम खाते हैं तो इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा होता है, छोटे अणुओं में खंडित करना होता है और जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो मंड को जटिल अणुओं जो मंड एक जटिल अणु है इसको सरल शर्करा में खंडित कर देता है। आहार नली के आहार भाग में भोजन की नियमित रूप से गति इसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। तो जो आहार नाल के प्रत्येक भाग में एक गति होती है जिसको क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। इसके द्वारा भोजन आहार नाल में सही रूप से जाता है और एक प्रक्रम के द्वारा ही होता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रैसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय में जैसे ही भोजन जाता है आमाशय फैलने लग जाता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा जठरस स्रावित होता है। इस जठरस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को मारने का कार्य करता है तो भोजन के साथ में पहुंच जाते हैं। दूसरा, अम्लता की उपस्थिति में ही प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन एक्टिव होता है और फिर जो श्लेष्मा स्रावित होती है आमाशय से जठर ग्रंथि से वो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। हमने सुना है कि कुछ वयस्क होते हैं जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है, अतः एसिडिटी की समस्या इसी कारण होती है जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है यानी कि HCl की मात्रा आमाशय में बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि वे जीव जो शाकाहारी होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन करने के लिए लंबी छोटी आंत होती है तथा मांस का पाचन करने वाले बाघ जैसे मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी होती है, क्षुद्रांत्र छोटी होती है। छोटी आंत में क्षुद्रांत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचक स्थल होते हैं। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयी एंजाइमों क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है।
यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो वसा है इस पर भी क्रिया करता है पित्तरस। क्षुद्रांत वसा की बड़ी गोलियां होती हैं जिन पर एंजाइम का कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता इन पर बढ़ जाती है, वसा के कणों पर, और यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह जैसा प्रक्रम होता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्राव होता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में भी ग्रंथियां होती हैं जो आंत्र रस का स्राव करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ते हैं तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायतता होती है और ये भोजन का अवशोषण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं। और यहाँ इनका उपयोग, यानी जो अवशोषित भोजन है इनका कोशिकाओं में उपयोग होता है। 3 प्रकार से इनका उपयोग होता है। एक तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, दूसरा नए ऊतकों का निर्माण करने के लिए, और तीसरा है पुराने ऊतकों की मरम्मत करने के लिए। बिना पचा भोजन क्षुद्र आंत्र में भेज दिया जाता है और यहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ से जल का अवशोषण करते हैं बृहद आंत्र में। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं। इस वर्ज्य पदार्थ का वही क्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम देखते हैं दंत क्षरण या दंत क्षय। तो दंत के ऊपर इनेमल तथा डेंटिन होता है। ये धीरे धीरे क्या नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने का कारण क्या होता है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के कण हमारे दांतों से चिपक जाते हैं। तो भोजन के कणों के साथ में जीवाणु भी होते हैं जो दांतों से चिपक जाते हैं और चिपक करके दांत के ऊपर एक दंत प्लांक बना देते हैं। दंत प्लांक इस तरह से ढक लेता है दांतों को कि मुंह से निकलने वाली लार बनने वाले अम्ल को उदासीन नहीं कर पाती, और इस तरह से अम्ल दांत का क्षरण कर देता है और दांत का क्षरण कर देता है। और फिर इस तरह से जो अनुपचारित रह जाता है और सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर जाते हैं, यानी दांत की मज्जा होती है उसमें दंत मज्जा में प्रवेश कर जाते हैं जीवाणु और जलन और संक्रमण पैदा कर देते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन के कुछ समय बाद हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से दांतों के ऊपर लगा दंत प्लंक हट जाता है और हमारे दांतों की सुरक्षा हो जाती है। अम्ल का निर्माण जीवाणु नहीं कर पाते हैं। जीवाणु अम्ल का निर्माण भोजन की उपस्थिति में ही करते हैं। अब हम श्वसन प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। तो श्वसन प्रक्रम हम देखते हैं। अब श्वसन प्रक्रम में देखते हैं मनुष्य में श्वसन किस तरह से होता है। तो जीव विविध विधियों द्वारा श्वसन करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज अर्थात एक 6 कार्बन वाला अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है।
यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसके पश्चात पायरुवेट यानी कि जो अनोक्सी श्वसन होता है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, तो पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन श्वसन होता है और पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को 3 को कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणुओं में तोड़ देता है और जो दूसरा उत्पाद बनता है वह जल होता है श्वसन की प्रक्रिया में, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तब पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है और पायरुवेट का अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बनिक अणु है और पायरुवेट भी क्या 3 कार्बन युक्त अणु है। तो इस प्रकार अचानक से किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लूकोज पर क्रिया तो 3 कार्बन युक्त अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। 2 अणु बनते हैं ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज से, और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है एथेनॉल और CO2 प्लस थोड़ी मात्रा में ऊर्जा, यीस्ट किण्वन होता है। फिर यहाँ दूसरा जो पथ होता है वो कार्बन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। और हमारी जो पेशियां होती हैं वो भी ऑक्सीजन के अभाव में ही होता है और जब अचानक होता है तो इसको क्रैम्प का कारण भी कहते हैं। इसमें लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है और लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बनिक अणु है। तो इस प्रकार कोशिकीय श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु में संश्लेषण एटीपी अणु के संश्लेषण में प्रयोग हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। तो एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरा ऊष्मा क्रियाओं का अंतरोष्मी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। तो एटीपी ऊर्जा मुद्रा उसी प्रकार है जिस प्रकार से एटीपी ऊर्जा मुद्रा इसी प्रकार से है जैसे कि धन के लिए ऊर्जा मुद्रा धन के लिए मुद्रा होती है रुपया। तो यहाँ एटीपी क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एडीपी एक अकार्बनिक फास्फेट है। अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग कोशिकाओं के परिचालन में करते हैं। यानी जब कोशिकीय प्रक्रम कोशिका के अंदर चलता है तो उसमें एटीपी का उपयोग किया जाता है और जब एटीपी को तोड़ने के लिए जल का उपयोग करते हैं तो 3.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है एक एटीपी से। और इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण और तंत्रिका आवेगों का संचरण करने जैसी क्रियाओं के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं
और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। यानी विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में तथा यहाँ से यानी जो वायु कोश होते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश, यहाँ से वायुमंडल की जो बाहर की वायु है उसमें जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है। रात्रि के समय पौधे CO2 छोड़ते हैं केवल और ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग हो जाती है तथा CO2 नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और ये ऑक्सीजन ही इसका मुख्य घटक होता है दिन में। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत यानी तेज होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है और यहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधिर में ले ली जाती है। मनुष्य के शरीर के अंदर नासा द्वारा वायु अंदर जाती है तथा वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है यानी छिड़ जाती है। उसको निस्पंदन करना कहते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रिया में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में जाती है। कंठ में उपास्थि के बलय होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो, यानी वायु मार्ग निपतित न हो, टूटे नहीं, ऐसी स्थिति होती है। ये फुफ्फुसीय तंत्र का चित्र है और ये उपास्थि युक्त श्वास नली है। ये श्वसनिकाएं हैं दो, ये श्वसनी है, दो श्वसनी है, यानी जो श्वास नली है दो श्वसनी में विभाजित हो जाती है और श्वसनी जो है छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वसनिका के शीर्ष पर गुब्बारे के समान वायु कूपिकाएं पाई जाती है जो विसरण का कार्य करती है। यानी फुफ्फुस के अंदर श्वसन मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे जिनको हम कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाओं पर गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं का विस्तीर्ण यानी विस्तृत जाल होता है। जब श्वसन अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष कुहिका बढ़ जाती है। इस कारण वायु फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। और रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं के लिए लाता है और कूपिकाएं रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। यानी जो कूपिकाओं से ऑक्सीजन ले ली जाती है और कूपिकाओं में CO2 छोड़ दी जाती है। फिर आगे देखते हैं कि श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के
मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अब यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों की जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सीलिया कहते हैं। सीलिया सांस लेते समय अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने का काम करती है। धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचना यानी कि सीलिया नष्ट हो जाती है और जिसके कारण धूल, धुआं और अन्य हानिकारक पदार्थ फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं जिससे संक्रमण हो जाता है, खांसी तथा फेफड़ों के कैंसर भी हो जाते हैं। जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है, यानी पर्याप्त नहीं होता और उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर के उनको ऊतकों तक पहुंचा देते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारी रुधिर अवस्था में विलेय अवस्था में होता है, यानी CO2 का परिवहन विलेय अवस्था में होता है और जबकि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के जरिए होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन की एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः है यानी लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है, लगेगा। अगला जैविक प्रक्रम है मानव में वहन। तो किस तरह से वहन होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम रुधिर परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है और इसमें तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है यानी कि फैली रहती है, बिखरी रहती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। अब हम रुधिर की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। रुधिर की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे यानी हृदय की कार्यप्रणाली। तो हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है और हृदय 4 कोष्ठीय होता है। तो हम देखते हैं कि हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना। तो हृदय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ये दायां भाग और ये बायां भाग। दाएं भाग को नीले भागों से दिखा रखा है और बाएं भाग को पीले कलर से दिखा रखा है। जब दायां आलिंद शिथिल अवस्था में होता है तो रुधिर इसमें एकत्रित हो जाता है और फिर जो दायां निलय शिथिल अवस्था में आता है, दायां निलय शिथिल अवस्था में आता है तो यह दायां आलिंद संकुचित हो जाता है और रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। और जब दायां निलय संकुचित होता है तो यहाँ बाल लगा होता है। ये बाल इस रुधिर को वापस नहीं जाने देता और जब ये संकुचित हो जाता है, शिथिल अवस्था में आ जाता है, इसमें रुधिर आ जाता है और इसके संकुचित होने से रुधिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में चला जाता है और फुफ्फुस धमनियां भी ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। फिर जो रुधिर धमनियों में यानी कि फेफड़ों में रुधिर ऑक्सीजनित हो जाता है और ऑक्सीजनित होने के बाद यह फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से यानी फुफ्फुस शिराओं में ऑक्सीजनित रुधिर है और यह बाएं आलिंद में आ जाता है
और बायां आलिंद संकुचित होता है। जब ये बायां आलिंद संकुचित होता है तो बायां निलय शिथिलावस्था में होता है और इधर से रुधिर यहाँ आ जाता है। और जब बायां निलय संकुचित होता है तो यह रुधिर धमनी कांड से महाधमनी द्वारा होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है और धमनियों की भित्ति मोटी होती है और सिराओं की भित्ति पतली होती है। तो इस तरह से जो बाल होते हैं, जब दोनों निलय संकुचित होते हैं तो यह रुधिर को पंप करती है, तो यह रुधिर को पंप करने का कार्य करती है। इसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि हृदय में 2 बार रुधिर आता है। एक बार तो विऑक्सीजनित होता है और दूसरी बार ऑक्सीजनित रुधिर आता है। किताब की थ्योरी भी देख सकते हैं। और हृदय का दायां व बायां बंटवारा, हृदय को 2 भागों में बांट दिया जाता है, दाएं और बाएं भाग में, और यह ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। इस तरह बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। और मछली का हृदय केवल 2 कोष्ठों का होता है। यहाँ से रुधिर, यानी हृदय से रुधिर केवल सीधा क्लोम में भेजा जाता है और यहाँ ऑक्सीजनित होकर के सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है, जबकि अन्य कशेरुक प्राणियों में दोहरा परिसंचरण होता है, जैसे मनुष्य में। मनुष्य का है हृदय का चित्र, ये विऑक्सीजनित है और ये ऑक्सीजनित हिस्सा है। ये दायां भाग हो गया और ये बायां भाग हो जाता है। अब मनुष्य में रक्तदाब, यानी रुधिर की वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। और निलय, जब निलय संकुचित होता है तो संकुचन या प्रकुंचन को हम प्रकुंचन दाब कहते हैं और इसका मान 120 mmHg होता है। और जब निलय अनुशीतलन यानी शिथिल अवस्था में होता है तो ऐसी स्थिति में दाब कम होता है, यानी कि लगभग 80 mmHg पारे के बराबर होता है। तो यहाँ हम देखते हैं जब ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर होता है तो धमनी बंद हो जाती है, और जब ब्लड प्रेशर 120 होता है तो स्टेथोस्कोप से हम ध्वनि को सुन सकते हैं। और एक कफ है, रबड़ का कफ। और यहाँ देखेंगे हम तो जब ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होता है तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती। और स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से हम रक्तदाब नापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर ही है, इसी से ही हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। ये रुधिर नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं दोनों देखिए तो धमनियों की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, इस कारण। फिर हम देखते हैं कि सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति, यानी किसी ऊतक या अंग तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, यानी सबसे छोटी जो रुधिर वाहिका है उसकी मोटाई यानी सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति यानी भित्ति की मोटाई एक कोशिकीय मोटी होती है, यानी एक कोशिका की मोटाई के बराबर इसकी भित्ति की मोटाई होती है। और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर के सिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। अब प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स भी क्या अनुरक्षण का काम करती है, यानी कि जब शरीर में चोट लग जाती है तो रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर ये मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, जिससे कि रुधिर की
हानि को कम होने हानि को रोकती है। फिर आते हैं हम लसिका। लसिका यह भी एक तरल संयोजी उत्तक है। तो यह एक प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायक होता है। लसिका या उत्तक तरल कहते हैं कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, यानी केशिकाओं की भित्ति में, रुधिर केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतराकोशिकीय अवकाश में आ जाती है तथा लसिका का निर्माण करती है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका अंतराकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है तथा लसिका केशिकाएं मिलकर के बड़ी लसिका वाहिका बनाती है जो अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। तो बड़ी शिरा भी क्या होती है? लसिका शिराएं होती है। और पचा हुआ भोजन तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है, ना कि रुधिर के द्वारा। लसिका तंत्र द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को वहां कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। और जो अंतराकोशिकीय अवकाश में जो अतिरिक्त तरल होता है उसको वहां कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। अगला जैविक प्रक्रम है पादपों में परिवहन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों में किया जाता है। और बाकी की जो कच्ची सामग्री होती है वो जड़ों द्वारा प्राप्त की जाती है। पादप के शरीर का अधिकांश भाग मृत कोशिकाओं का बना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं। अतः अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग पादप कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं अतः जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में वे बहुत हो सकती है। यानी जो लंबे वृक्ष है उनमें मृत कोशिकाओं की संख्या अनेक ऊतकों में हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप वहन तंत्र ये दो पथ होते हैं। ये तो स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होता है। ये दोनों पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित है। एक जाइलम है तो दूसरा फ्लोएम है। जाइलम मृदा से जल और खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित करता है तथा पौधे के अन्य भागों तक उनको भेजता है। जल का परिवहन जाइलम ऊतक में जड़ तना और पत्तियों की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं आपस में मिलकर के जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबंधित होती है, जुड़ी होती है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न होता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है और इसका अर्थ है कि जल लगातार गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण होता है और इस प्रकार लगातार ऊपर की ओर जल को धकेला जाता है। जो आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं यह दाब जल को
पादप पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं होता है। अतः पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति अपनाता है, जिसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों इन पौधे हम ये मान सकते हैं कि पादप को पर्याप्त जल आपूर्ति है और जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है। जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। यानी जो चूषण दाब होता है जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। बाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के बहने में मूलदाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी रहता है। दिन में जब रंध्र खुल जाते हैं तो बाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, जब बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो जल का अवशोषण भी होता है और ऊपर की ओर गति होती है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधे कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। साथ ही फ्लोएम एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, बीज, फल तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है, ऊपरीमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। और चालनी नलिकाओं में सखी कोशिकाएं पाई जाती है जो भोजन तथा पदार्थों का स्थानांतरण करती है। इनको सखी कोशिकाएं या साथी कोशिकाएं भी कहते हैं। जाइलम में परिवहन भौतिक बलों द्वारा होता है, लेकिन फ्लोएम में परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सुक्रोज सरीके मतलब सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं, यानी बिना ऊर्जा के स्थानांतरित नहीं होते। और यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इनमें प्रवेश कर सकता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जा सकता है। यहाँ दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कलिकाएं वृद्धि करती है। इस कारण बसंत ऋतु में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन प्रक्रम। जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन करते हैं और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन ये उपापचयी क्रिया है और इनमें बनने वाला नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। एक कोश के जीव तो त्वचा द्वारा कर देते हैं, सतह द्वारा, और जो बहुकोश के जीव होते हैं उनमें विशेष प्रकार के अंग होते हैं। तो जो बहुकोश के जीव होते हैं जैसे मनुष्य है, इसमें एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां होती है और एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग होता है। ये मिलकर के एक मानव के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं।
तो हमने इनके विषय में पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य है रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना, और यह फेफड़ों में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में एक आधारी निस्यंद एकक होता है, जो फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। तो इससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जो श्वसन तंत्र है उसमें तो फेफड़े काम करते हैं अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का, और वृक्क में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का कार्य केशिका गुच्छ करते हैं, यानी निस्यंदन एकक करते हैं। तो निस्यंदन एकक फेफड़े की तरह ही है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होती है तथा यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित कर लेती है, और प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंद एकक होते हैं, और इन प्रत्येक निस्यंद एकक को नेफ्रॉन यानी वृक्काणु कहते हैं। आरंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे यानी जो आरंभिक निस्यंद है उसमें सिर्फ 4 पदार्थ होते हैं: ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल होता है। यानी कि जो प्रारंभिक निस्यंद है इसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल होता है, और प्रारंभिक निस्यंद की मात्रा 24 घंटे की होती है, 180 लीटर, लेकिन 24 घंटे में मूत्र बनता है 1 से 2 लीटर बनता है। और जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवेश करता है इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है। जल की मात्रा का पुनः अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर निर्भर करता है तथा कितना विलेय वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है इस पर डिपेंड करता है पुनरावशोषण। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका यानी मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय मूत्र भंडारित होता है, और यह जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशियां होती हैं जो तंत्रिकाओं के नियंत्रण में रहती हैं। ये नेफ्रॉन की संरचना है। ये वृक्क धमनी शाखा है और ये भी वृक्क धमनी शाखा है। तो ये वृक्क धमनी आपस में वृक्क धमनी स्राव से जुड़ जाती है, हेनले लूप के चारों ओर होती है। ये वृक्क धमनी की शाखा है। ये कपनुमा संरचना है, ये नेफ्रॉन की है, और इसके अंदर होती है ये वोमेन संपुटी वृक्क धमनियों धमनी केशिका जाल का निर्माण करती है। अनेक केशिकाएं होती हैं, केशिका गुच्छ होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और यहीं पर रुधिर का निस्यंदन होता है, और जो निस्यंदित रुधिर है ये वोमेन कैप्सूल में आ जाता है, और फिर ये यहाँ से फिल्टर होकर के हेनले लूप में आ जाता है। तो हेनले लूप में ही पुनरावशोषण होता है, और ये संग्राहक वाहिनी होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन की संग्राहक वाहिनी है। तो इस तरह से ये संग्राहक वाहिनियां आपस में एक वाहिनी मिल जाती है, और फिर सभी वाहिनियां मिलकर के एक किडनी से बाहर निकलती है जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं। अब हम देखते हैं कृत्रिम वृक्क, जिसको हम अपोहन कहते हैं। कृत्रिम वृक्क क्या होता है? तो उत्तरजीविता के लिए वृक्क एक जैव अंग है, लेकिन कई कारक जैसे कि संक्रमण, वृक्क क्या एक जैविक अंग है, और लेकिन कुछ कारण होते हैं जैसे संक्रमण, आघात, या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, या वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाना, जिससे शरीर में विषैले अपशिष्टों को संचित होने लग जाते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन यानी डिलाइसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क में बहुत सी अर्धपारगम्य
आस्तर वाली नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है और इस द्रव का प्राशन दाब रुधिर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित करते हैं और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान ही है, लेकिन छोटा सा अंतर यह है कि इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं होता। प्राय एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर ही होता है, क्योंकि शेष निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाता है। तो ये कृत्रिम वृक्क का चित्र है। ये धमनी से पंप किया गया मार्ग है और उपकरण से सिरा मार्ग है। और यहाँ अपोहन विलयन है और अपोहन के बाद विलयन यूरिया तथा अतिरिक्त लवण इसमें आ जाते हैं और अपोहन के लिए ताज़ा विलयन दिया जाता है। इस तरह से एक रोगी व्यक्ति को कृत्रिम वृक्क यानी अपोहन यानी डिलाइसिस द्वारा बचाया जा सकता है। पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन, ये भी ऑक्सीजन का अपशिष्ट उत्पाद है। और देखें तो अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को उत्सर्जित कर दिया जाता है। और बहुत से पादपों में ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, तो उनका भी वे अपने कुछ भागों को जैसे पत्ती का क्षय भी कर सकते हैं अगर मृत है तो। और बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिका की रिक्तिका में भी संचित हो जाते हैं। पौधे की गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। और रेजिन तथा गोंद ये पुराने जाइलम में संचित रहते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। और अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी पौधे उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन हुआ। अंगदान। तो अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग कोई मायने नहीं रखती। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दा, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थिमज्जा शामिल है। जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित कर देता है, तब इन अंगों का दान किया जाता है। लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जैसे गुर्दा, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े, यानी गुर्दे 2 होते हैं तो एक गुर्दे का दान कर सकता है, यकृत किसी एक भाग का दान कर सकता है, और 2 फेफड़े होते हैं, एक फेफड़े का दान कर सकता है। अतः इन ऊतकों का वह जीवित रहते हुए भी दान कर सकता है, क्योंकि एक से वह जीवित रह जाता है। तो ये हमारा जैविक प्रक्रम का लेसन समाप्त होता है, 6ठा लेसन। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।